हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 13 की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आर्टिकल 13 को शुरू करते हैं। आर्टिकल 13 बेसिकली ये बात करता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंट है कि या इन डेरोगेशन है, मतलब या तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाता या हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, उनका वोलेशन करता है, तो क्या उस लॉ को कंटिन्यू रखा जाएगा या उसको वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। जो आर्टिकल 13 है उसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसने कोई भी लॉ बनाया है तो उसको रिव्यू करना, मतलब दोबारा से चेक करना कि क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वो ही डिक्लेयर किया जाएगा। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू करा के। आर्टिकल 226 ये बात करता है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो हमारी फंडामेंटल राइट को और हमारी जो लीगल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे जुडिशियल रिव्यू करा के। तो जनरली आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है जुडिशियल रिव्यू कराने की, और जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक फीचर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 13 का क्लोज 1 बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो लॉ बना था अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, मतलब मेल नहीं खाता, तो जिस हद तक वो मेल नहीं खाता, टू द एक्सटेंट, मतलब जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाता, उसे उसी हद तक वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी ओल्ड लॉज हैं, मतलब जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के हैं, उनको फुल्ली रिमूव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पार्ट इनवैलिड है उसको वो ही डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड लॉ है और उसमें 2 पार्ट हैं, अगर एक पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करता है और दूसरा बिल्कुल सही है, तो उसमें उसी पार्ट को वही डिक्लेयर किया जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाता। आर्टिकल 13 का क्लोज 2 बात करता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है, मतलब छीनता है और अब्रीज या कम करता है, या तो हमारी फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू को कम कर देता है या उनको हमसे छीन लेता है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसा लॉ क्रिएट नहीं करेगी जो हमारी फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन करे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट को या हमारी पार्लियामेंट को भी ये पावर नहीं देता कि वो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन सके या उनकी वैल्यू को कम कर सके। आर्टिकल 13 का क्लोज 3 बात करता है लॉ के बारे में। क्लोज 3 है वो डिफाइन करता है लॉ को ब्रॉडली, कि लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है। तो लॉ बेसिकली इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस को, ऑर्डर्स को, बाय लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, कस्टम्स को, यूसेज को, जो लीगल फोर्स में है। जनरली इन सब का मीनिंग सेम ही होता है। जैसे कोई भी ऑर्डिनेंस है, मतलब अध्यादेश जो गवर्नमेंट ने जारी कर दिया, या कोई भी ऑर्डर्स है जो कोर्ट का है या गवर्नमेंट का है, कोई भी बाय लॉज छोटे छोटे नियम है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, या कोई भी कस्टम है, यूसेज है जो लीगल फोर्स में है, जो कंटिन्यूएंस में चलती आ रही है। तो क्लोज 3 बेसिकली बात करता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये लॉ हैं। आर्टिकल 13 का क्लोज 3 एक बात और करता है कि कोई भी इवन कोई कस्टम है या कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रही है, उसको भी स्ट्रक डाउन किया जाएगा, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा अगर वो वोलेट करती है हमारी फंडामेंटल राइट्स को। क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सुप्रीम माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनसे बड़ा कुछ नहीं है, न ही कोई कस्टम, न ही कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। क्योंकि एक टाइम पे जो सती प्रथा थी वो भी हमारी सोसाइटी में कस्टम थी, उसको भी फॉलो किया जाता था कि कोई भी आदमी अगर मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसी आग में जला दिया जाता है जिसमें उसका आदमी जला था। क्योंकि जो ये सती प्रथा थी ये उन औरतों के जीने के अधिकार को छीनती थी, जो हमारे आर्टिकल 21 में डिफाइन कर रखा है। आर्टिकल 21 बात करता है कि जो राइट टू लाइफ है वो सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन्स के लिए दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, कि हर किसी इंसान को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 13 के क्लोज 4 को ऐड किया गया था बाय 24th अमेंडमेंट 1971। क्लोज 4 बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, कि इस आर्टिकल में चाहे कुछ भी हो वो अप्लाई नहीं होगा उन अमेंडमेंट्स के ऊपर जो आर्टिकल 368 के अंडर होती हैं। क्योंकि जो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है इमरजेंसी की, कि स्टेट के अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, जो हमारी स्टेट है वो हमारी राइट्स को कुछ समय के लिए छीन सकती है। फॉर एग्जांपल
कि हमारे पास राइट है, राइट टू मूव फ्रीली, कि हम इंडिया के अंदर कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे स्टेट के अंदर कोरोना आ गया या कहीं पर कोई वॉर छिड़ गया, तो हमारे जो राइट्स है उनको लिमिट कर दिया जाता है, ताकि हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना उसको हार्म ना हो, जो हमारी सोसाइटी है वो प्रोटेक्ट रह सके। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है उसने ये कहने का भी प्रयास किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं आर्टिकल 368 के अंदर, वो लॉ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अमेंडमेंट्स हैं कुछ समय के लिए, वो परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है जब तक सिचुएशंस ऐसी हैं। उसके बाद आर्टिकल 13 की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आती है, फर्स्ट केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दोईराजन। ये केस हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला पहला केस था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये हेल्ड किया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो वोलेट करता है हमारी फंडामेंटल राइट्स को, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें इसी की वजह से एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1951 में। इसको आप जाके चेक कर लेना गूगल पे कि 1951 में कौन सी अमेंडमेंट थी। अब के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 1951 में हुई थी हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये इशू था कि जो पार्लियामेंट है क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं होती अंडर आर्टिकल 13, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है। इसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो पार्लियामेंट है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि जो अंडर आर्टिकल 13 है वो अमेंडमेंट्स को भी लॉ माना जाएगा। और साफ साफ शब्दों में ये बात कह दी कि जो पार्लियामेंट है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, और जो अंडर आर्टिकल 13 है वो अमेंडमेंट भी एक लॉ है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सबसे लैंडमार्क जजमेंट आई थी केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इसको इंट्रोड्यूस किया था ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो पार्लियामेंट है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा प्रीएम्बल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही लैंडमार्क जजमेंट दी थी। इसके बाद एक नेक्स्ट केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रीइंफोर्स किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास जो लिमिटेड पावर है हमारी जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन्हीं केसेस के साथ मेरी वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।